नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हर रविवार हम आपके सामने जो है बाजार की आने वाली दिशा को किस तरीके से रह सकती है इस पर बातचीत करते हैं और हर रोज़ हमारे साथ एक विशेष मेहमान रहते हैं। और आज की चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बिल्कुल ऐसे समय पर खड़े हैं कि बाजार की स्थिति को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सबसे बड़ा इवेंट जो है अब वो बजट है, तो बजट के पहले क्या बाजार के अंदर एक रिकवरी आएगी, बाजार में तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति ये देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से जीडीपी नंबर्स आने के बाद से भविष्य को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं, चिंताएं हम मन में आ रही हैं। एफआईज जो थोड़ी बहुत खरीदारी करना शुरू किए थे, फिर से जो आंकड़े आ रहे हैं 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बिकवाली के आंकड़े जो है एफआईज की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए आगे आने वाले समय में, बाजार में तेज़ी करें, मंदी करें, ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। और खास के हमारे खास विशेष मेहमान जो हैं वो हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जी जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इस मंच पर। और आपको हम लोग अक्सर अलग अलग माध्यमों से सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बिल्कुल जी। तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, थैंक यू सो तो मच। सर आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला तो सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि अभी बाजार को आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद जब बाजार में रिकवरी आनी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि शायद हम प्रीवियस हाइस के आसपास दोबारा पहुंचते हुए दिखाई देंगे। फ्राइडे के सेशन में हमने बहुत वोलेटाइल सेशन देखा। बाजार 20 डीएमए को नीचे तोड़ते हुए दिखाई दिया और उसके बाद काफ़ी शानदार रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी। तो एक जो कन्फ्यूज़न है, असमंजस है, आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को? अ, देखो जी, मैं मेरे को 22 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, 2002 से हूँ। और मुझे नहीं लगता मैं मुझे कोई भी एक ऐसा साल निकला है जिसमें 10% करेक्शन ना आया। क्या हुआ है कि कोविड के बाद बाजार ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है और इतना आसानी से रिटर्न दिया है कि शायद जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक बड़ा करेक्शन शायद देखा नहीं है। तो अगर आप देखें अभी भी 1 साल का निफ्टी का आप रिटर्न देखेंगे तो 18% है। अगर मैं 12 दिसंबर से 12 दिसंबर ले लूँ पिछले साल का, आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो 31% ऊपर है 1 साल में। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 28% ऊपर है। तो करेक्शन आया नहीं है। ये वोलेटिलिटी जो है बाजार के लिए इंटीग्रल है। 2-3 चिंताएँ ज़रूर बाजार को सता रही हैं। पहली चिंता जो थी वो शुरुआत हुई एफआईआई की सेलिंग से। पहले वो पैसा चाइना गया, फिर जब यूएस में इलेक्शन में ट्रम्प की विक्ट्री हुई तो यूएस ट्रेड हुआ। यूएस में करीबन-करीबन $200 बिलियन यूएस इक्विटीज़ में गया है पिछले 2 से 3 हफ्ते में। और सब जगह से पैसा निकला है, इंडिया से भी निकला है। हमें थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि हमारे अपने आंकड़े थोड़े खराब हो गए। हमारा जीडीपी जो है 5.5% आ गया। हमारे जो अर्निंग्स हुआ Q2 का वो काफ़ी कमज़ोर था। फर्स्ट हाफ का अगर आप अर्निंग्स रिपोर्ट देखेंगे तो लो सिंगल डिजिट में। इनफैक्ट अगर आप कमोडिटी स्टॉक्स हटा देंगे तो अर्निंग्स फ्लैट है। और बाज़ार निफ्टी है 21-22 के फॉरवर्ड पी पे। तो जब आपके अर्निंग्स इतना वीक होंगे, वैल्यूएशंस हाई होंगे, तो ये जो सेल ऑफ था एफआईआईज़ का ये और डैमेजिंग हो गया। तीसरा एक टेक्निकल कारण है, जब भी 10 ईयर यूएस का बॉन्ड 4.25 साढ़े 4 के नज़दीक जाता है, डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ता है। अभी 107 पे आ गया है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है डॉलर का वैल्यूएशन बाकी इंडेक्स के मुकाबले कैसा है ग्लोबल करेंसी की। तो जब भी होता है तो पैसा निकलता है और ये हमेशा हुआ है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जो है बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी है, बट ये टेम्परेरी है। जो भी लंबा निवेशक है उसको कुछ भी घबराने की ज़रूरत। ठीक है, तो ये बाज़ार में जो उतार चढ़ाव है, जो गिरावट बीच में आ रही है, वो टेम्प्रेरी है। गुरमीत जी का मानना ये है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लंबी अवधि के निवेशक को निवेशित रहना चाहिए। अब सर जो कुछ एक बड़े जो कारण जो आपने गिनाए हैं उनके इर्द गिर्द थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर आखिर में कुछ एक सेक्टर और शेयरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर ये कितना बड़ा कंसर्न है जो 5.4 जीडीपी के नंबर्स आए हैं, वो चूँकि उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब एडीबी की तरफ से, खुद आरबीआई की तरफ से जो प्रोजेक्शन था पूरे साल का, उसको नीचे की तरफ जो है वो रिवाइज़ किया जा रहा है। एक तरफ जो एफआई जो खरीदारी कर रहे थे, थोड़ी सी बिकवाली जो 2-3 दिन के अंदर देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि जीडीपी में क्या कोई बड़ा नेगेटिव जो है रिवीजन आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि अभी भी चाहे वो ऑटो सेल्स के नंबर हो, रिकवरी नहीं आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से जो रिपोर्ट आई, उसने फिर से एक बार जो है डिमांड को लेकर के कई सारे कंसर्न जो है वो खड़े कर दिए हैं। तो मैक्रो लेवल पे क्या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ कुछ हद तक साइक्लिकल है और दूसरा क्या होता है, हमने इंटरेस्ट रेट्स बहुत टाइट रखे हैं बहुत समय तक। तो इसका एक लैग इफ़ेक्ट आता है इकोनॉमी पे। आप 6.5%
रेपो रेट पे 1 साल से है। पिछली 11 मीटिंग्स में आरबीआई ने पॉज किया है। लगभग 1.5 साल से आपका रेट 6.5% है। उसका कुछ स्लो डाउन है, कुछ अर्बन स्लो डाउन है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की वजह से, थोड़े से हाई टैक्सेस की वजह से ये हुआ है। मेरा ये भी मानना है कुछ हद तक जो एफएनओ में लॉसेस हुए हैं, वो भी ज्यादातर अर्बन में ज्यादा हुए हैं, उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो बकेट है पैसे का वो लिमिटेड होता है। तो मुझे लगता है इसमें सरकार अब रिस्पॉन्ड कर रही है। पहले 6 महीने सरकार ने खर्चा नहीं किया। अगर आप देखेंगे 11 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट था, सिर्फ 4 लाख करोड़ खर्च हुआ, मतलब 40% भी खर्च नहीं किया, जबकि शुरू के 6 महीने में आप 60-65% खर्च कर देते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलरेडी पिकअप हो गई है। आपने देखा होगा डिफेंस के ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में तेजी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू करके सबको कैपेक्स बढ़ाने को बोला है। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो पिकअप हो रही है, और लास्ट 3-4 महीने में आपको उसका जो है, आपको शायद बिगर इम्पैक्ट जो है आपको Q4 में दिखाई देगा। उसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर कट किया है, करीबन 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उससे सिस्टम में आएगी। एक इंडिकेशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब चेंज होगी, शायद फरवरी में रेट कट भी आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी अब आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि सरकार को और करने की आवश्यकता है। हम्म। हमें फिस्कल फिस्कल चाहे टैक्स में, अभी ट्रम्प जो है वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी टैक्स कट की बात कर रहे हैं। तो भाई हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, तो थोड़ा सा अगर सरकार का भी रिस्पॉन्स और आएगा फिस्कली, आरबीआई जो करेगा वो करेगा, मुझे लगता है ग्रोथ का नतीजा बेटर होना चाहिए, और डाउनसाइड मुझे नहीं दिखता। और डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अच्छी बात है, लेकिन सर अगर डिमांड को लेकर के बात करें, वो भी तो नहीं पिक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पहले रूरल डिमांड को लेकर कंसर्न था, अब कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी स्टेबल हो रही है, कुछ वहाँ पर दोबारा रिकवरी आ रही है। लेकिन अब जो शहरी डिमांड है उसमें कमी देखने को मिल रही है। वो कितना बड़ा कंसर्न है? क्या वो वाकई में कंसर्न है भी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल कंसर्न है। अर्बन कंजम्पशन इंडिया का मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहा है। तो इसमें 3 चीजें देखने वाली है। पहला है कि रूरल डिमांड में रिकवरी है। आप देखिए टू व्हीलर सेल नवंबर की देखिए। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रैक्टर सेल्स का गाइडेंस दिया। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिसे वीट बाउल भी बोलते हैं कंट्री का। मैं पीछे अपने होम टाउन में था, तो क्रॉप की सोइंग बहुत अच्छी हुई है, मानसून अच्छा आया है। तो रूरल इकोनॉमी में मुझे लगता है अपटेक आएगा, जो आपको धीरे धीरे उसके इंडिकेटर्स दिखने मिल रहे हैं। तो एक तरीके का थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। पहले रूरल स्लो था, अर्बन अच्छा था, अभी अर्बन स्लो हो रहा है, तो रूरल पिकअप होगा। दूसरा, रूरल जो अर्बन कंजम्पशन है उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। आपका आप अगर आप देखेंगे आज अपनी पर्सनल, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको ग्रोसरीज के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस हम करते हैं वो डिजिटल रेंट है। हमारा मोबाइल बिल, हमारा वाईफाई का बिल, ओटीटी का बिल, हेल्थ एप्स, म्यूजिक एप्स। तो ये बहुत बड़ा बजट हो गया है, और ट्रैवल की तरफ एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है। तो मुझे लगता है कुछ हद तक खाली एफएमसीजी की कमेंट्री थोड़ी सी जरूर डिसअपॉइंटिंग है, पर थोड़ा सा कंजम्पशन पैटर्न में भी शिफ्ट है, जो कि मुझे लगता नहीं है बाजार उसको ठीक से रीड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें जैसा मैंने बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ कॉशन की जरूरत जरूर है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। तो अगर कोई स्टॉक गिर गया है 20%, और आपको लग रहा है ये अच्छा करेक्शन, लेकिन स्टॉक अभी भी गिरने के बाद अगर 40-50 के पी पे है, तो वो गिरावट किसी काम की नहीं है। और बाजार अभी इस जोन में है सर, कि अगर वो आपकी रेपुटेशन की परवाह नहीं करेगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अर्निंग्स अच्छा है, तो रिवॉर्ड करेगा। अदरवाइज आप चाहे एशियन पेंट्स हो, आप बजाज फाइनेंस हो, आप एचडीएफसी बैंक हो, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो बाजार आपको पनिश करेगा। और यही इन्वेस्टर्स को जो है ध्यान रखना है, सिर्फ प्राइस पे मत जाए, प्राइस रिलेटेड टू वैल्यूएशंस पे ध्यान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं 10-20% के आसपास की अगर गिरावट आ गई है या 20-25% करेक्शन आ गया है तो सस्ता हो गया है शेयर। लेकिन जबकि अगर हम वैल्यूएशन देखें तो अभी भी काफ़ी महंगी जो है वैल्यूएशन पे चल रही है, और रिजल्ट्स उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो जो दूसरी तिमाही के नतीजे रहे हैं। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जरा रेट कट की बात कर लेते हैं। नए आरबीआई गवर्नर जो है वो आ चुके हैं। दिसंबर में जीडीपी नंबर आने के बाद इस तरह की अटकलें थीं कि हो सकता है कि महंगाई को थोड़ा किनारे रखते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को एक जो है बड़ा कदम उठाए। ऐसा हुआ नहीं, सीआरआर कट हुआ। फरवरी में कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं और कितनी बड़ी ज़रूरत है इस समय रेट कट की? क्योंकि दुनिया भर में शुरुआत हो गई है, अमेरिका में 2 बार कट हो चुका, जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, हर जगह कटौती हो रही है, भारत अभी भी रुका हुआ है। उसका एक कारण हमारी करेंसी पे प्रेशर रहा है, और आउटफ्लो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्लस यूएस में नई गवर्नमेंट आई है,
और जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहेगा, टैरिफ्स दोबारा से शुरू हुए तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो कुछ हद तक आरबीआई अपनी जगह सही, बट मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और क्योंकि रेट कट का जो इम्पैक्ट है वो भी लैग से आता है, आज आप करेंगे तो इम्पैक्ट उसका 3-6 महीने बाद आएगा। कोर इन्फ्लेशन जो है, जो हम बोलते हैं, जिसमें से आप एनर्जी और फूड हटा दीजिए, क्योंकि ऑयल प्राइस हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, और फूड जो इन्फ्लेशन है वो सीजनल भी है, और उसका रेपो रेट से कोरिलेशन कम है। अगर आप कोर की बात करें तो वो 3.7 है और कंसिस्टेंटली 4 के नीचे है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन पे और अपने फ्रेमवर्क पे फोकस करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि फरवरी में रेट कट करना ही चाहिए, अगर उससे पहले भी ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। तो रेट कट की ज़रूरत है, बट खाली रेट कट से कुछ नहीं होगा, सरकार को भी एफर्ट लेने हैं, उनको स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, सिस्टम में लिक्विडिटीज़ होगी, कुछ फिस्कल रिस्पॉन्स देना चाहिए, चाहे वो पीएलआई स्कीम्स के थ्रू हो, या कहीं इनडायरेक्ट या जीएसटी टैक्सेस में अगर कुछ कमी की जा सकती है। जैसे हाउसिंग है, वो बहुत ही मल्टीप्लायर सेक्टर है, मतलब एक हाउसिंग में 48 सेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। कुछ गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है होना चाहिए, बट मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि ये हम पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और रुपी भी आप ध्यान से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन करीबन साल में 1-1.25% ही हुआ है। पहले जब ऐसा बिकवाली होती थी तो रुपी 5-5, 10-10% गिर जाया करता था। तो भारत के मैक्रो स्ट्रांग है, और हमें ज़रूरत है अब डिसाइसिव एक्शन की। कुछ हमें देखने को मिला है, कुछ मुझे उम्मीद है कि बजट में और आगे भी देखने को। बजट अभी बाजार के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट क्या है? क्या हम बजट को मान के चलें सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, या उससे पहले सरप्राइज, जैसा आप इशारा कर रहे थे कि आरबीआई कर सकता है कि फरवरी से पहले ही एक रेट कट करके? मैं तो ये मानता हूँ कि ना बजट है ना आरबीआई पॉलिसी है, अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। अगर हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होंगी, हमारा ग्रोथ वापस आएगा, तो हमें हमें ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन को रीसेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बाज़ार ने बहुत आसान रिटर्न दिए हैं पिछले 2 साल में, हम्म। और ये 30-40% रिटर्न सस्टेनेबल नहीं है। आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी आज 11-12% है, तो नॉर्मलाइज़्ड रिटर्न 14-15 के होंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है एक रिटर्न रीसेट करने की भी ज़रूरत है। थोड़ा-सा टफ रहेगा 2025, आरबीआई कुछ भी करे, बजट में कुछ भी आए, आपको बहुत ध्यान से रिसर्च करके अच्छी स्टॉक पिकिंग से पैसा बनेगा। ये वो साल नहीं है कि आप कहीं भी पैसा लगाएँ और पैसा बना के देगा बजट। वो ये बात आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, और बहुत बड़ी संख्या में कोविड के बाद लोग बाज़ार में उतरे हैं। एक तो ये बहुत आसान वाले जो ऐप आ गए हैं, उससे भी लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है बाज़ार को लेकर के बढ़ी है। रिटर्न ने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आपको अब तो आप सड़क पे जाएं तो बहुत से ठेले वाले, बहुत जगहों पे लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं डीमैट अकाउंट। और उनके जब सवाल आते हैं ना सर, तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि जब बाज़ार में कोई भी करेक्शन आता है। और आपने बिल्कुल सही कहा ओपनिंग रिमार्क पे अपने, कि लोगों ने करेक्शन देखा नहीं है। उन लोगों के लिए जो लोग अभी जिन्होंने बड़ी गिरावट नहीं देखी है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मंच से? तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी, कि बोले थे, गुरमीत, अगर स्टॉक मार्केट में आराम आराम से पैसा बनाना है तो 15-20 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ स्टॉक मार्केट जल्दी पैसा बनाने की जगह नहीं है, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के, एसेट एलोकेशन करके, अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके, गोल प्लानिंग से पैसा बनाना है। और पैसा बनेगा अगर आप बाजार को लंबा समय देंगे, 10 साल 15 साल देंगे। तो शॉर्टकट्स मत चेज़ करिए। सेकंड, टिप्स पे नहीं सिप्स पे ध्यान दीजिए। एसआईपी से आपका लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा। और तीसरा, जो आपको, अगर आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, बहुत चीज़ क्या होती है, मार्केट में एक दूसरे की देखा-देखी में शेयर्स खरीद लेते हैं या आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। वैसा मत करिए। आप जब एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप बिज़नेस के ओनर बन रहे हैं। उसको अच्छे से स्टडी करिए, उसकी क्वार्टरली अर्निंग स्टडी करिए। ये एक तरीके से, मैं हमेशा मज़ाक में बोलता हूँ अपने पार्टनर को, ये एक बच्चा पालने जैसा है। आप सिर्फ ले नहीं सकते, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उसका, उसको ग्रो होते हुए देखना पड़ेगा। स्टॉक इन्वेस्टिंग भी वैसे ही। और अगर इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो सिंपल म्यूचुअल फंड करिए। तो थोड़ा-सा रिसर्च करके करिए, टिप बेस्ड, इन्फॉर्मेशन बेस्ड, ये सब इन्वेस्टिंग मत करिए। ये जो आपने पंचलाइन दी ना सर आज की, टिप्स से नहीं सिर्फ से बाजार में बनेगा पैसा, तो वो बड़ी शानदार रही सर। तो मुझे लगता है ये तमाम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि हर कोई जो है बाज़ार के बारे में सिर्फ टिप ही चाहता है, क्योंकि हम लोग डेली शो करते हैं, और डेली मतलब
अब आईपीओ के ऊपर हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, मैंने बाद में उसमें कमेंट पढ़ने शुरू किए। लोग कह रहे हैं इतने लंबे 20 मिनट के वीडियो को लोग कहते हैं इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, हमें खाली ये बताए पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। तो वो फिर तो ये जो आपका जो कमेंट है वो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सर ये सर एक दूसरा कंसर्न है सर, ये जो अब ट्रेड वॉर वाला कंसर्न जो है यूएस और चाइना का। जब हम चाइना +1 की बात कर रहे थे, एक मौका तो हमने खो दिया जो कि उसका फ़ायदा हमें नहीं मिला, वियतनाम से लेकर के बाकी देशों ने उठाया। क्या अब ये जो ट्रेड वॉर शुरू होगा और अगर चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश जो अमेरिका की है, उसका फ़ायदा भारत को कितना मिलता हुआ आप देख रहे हैं आने वाले समय में, और क्या भारत उसके लिए तैयार है कि हम उसका फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम नहीं उठा पाए। देखिए, मैं नहीं मानूंगा कि बिल्कुल नहीं उठा पाए। हम ज़्यादा उठा सकते थे, उतना नहीं उठा पाए। आई थिंक बेटर स्टेटमेंट होगा। 3-4 जगह मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टिवली जहाँ इंडिया को एडवांटेज हो सकता है। एक हमें ऑलरेडी दिख रहा है टेक्सटाइल्स में, हम्म। और उसमें क्या है, एक डबल प्रॉब्लम हुई है बांग्लादेश में भी, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। ऑलरेडी जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज है, स्पेशली जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है, वहाँ बढ़ने लगी है। आप बात करिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में, केपीआर मिल्स का लगभग 40% एक्सपोर्ट्स है। बहुत सारी कंपनीज है गारमेंट एक्सपोर्ट्स में। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अनलिस्टेड स्पेस में है, जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स में है। तो काफ़ी इंक्वायरीज बढ़ी है, और आगे एक जेन्युइनली सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन फॉरेन प्लेयर्स करना चाह रहे हैं। तो टेक्सटाइल में मुझे लगता है, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, 90% लेबर फोर्स फीमेल होती है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल भी बहुत ज़रूरी है कि टेक्सटाइल अच्छा करे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और पॉलिटिकल कैपिटल स्कोर करती है सरकार अगर टेक्सटाइल अच्छा करता है। सेकंड, मुझे लगता है जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। आप देखिए, 5 में से 1 आईफोन इंडिया में बन रहा है। आने वाले हाँ। समय में शायद 3 या 4 में से 1 आईफोन इंडिया में बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। डिक्सन बहुत अच्छा कर रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल में, एलईडीज़ में। एयर कंडीशनर्स में एम्बर एंटरप्राइजेज़ बहुत अच्छा कर रहा है। स्मार्ट मीटर्स आते हैं जिसमें केन्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो चिप मेकिंग और एप्पल के लिए भी काम कर रहा है, जो जो काम फॉक्सकॉन करता था चाइना में। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा, यहाँ पे भारत ने बहुत अच्छा किया है, लार्जेस्ट प्लेयर हो गया है मोबाइल फोन में। तीसरा, मुझे लगता है जो फार्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस ने अभी एक लॉ जो थी वो भी, हालांकि उन्होंने डिले कर दिया, बायो सिक्योर लॉ की बात कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि फ्यूचर जो है बायो वारफेयर का है। हम्म। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है फार्मा की, वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चाइना का शेयर 12% है, इंडिया का मुश्किल से 1-1.5%, 2% शेयर है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने काफ़ी केपेक्स किया है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं फेज 3 में, कुछ कमर्शलाइज हो गए हैं, कुछ फेज 3 में है। तो इसमें बहुत अच्छी कंपनीज है, डिवीज है, न्यूलैंड लैब्स है, लॉरस है, बहुत सारी कंपनीज है, हेकाल है। बहुत बड़ा स्पेस है ये, और बहुत सारी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20-30 साल का। तो यहाँ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मुझे जो लगता है ऑटो में, मुझे लगता है कि इंडिया में जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इंडिया का। यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट हब था ऑटो पार्ट्स का, क्योंकि वॉर की वजह से इतना डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो भारत को वहां पे भी मुझे लगता है एडवांटेज मिल सकता ठीक सर। कई सारे फार्मा में सर आपने 2-4 नाम लिए, मैं चाहूँगा कि एक बार आप उनको अगर आप रिपीट कर दें, क्योंकि दर्शकों के लिए उनका फोकस इसी बात पे रहता है कि कौन से शेयरों के नाम है। लिए जा रहे हैं। तो डिवीज लैब का नाम आपने लिया, और कौन कौन सी कंपनियों का नाम लिया सर आपने? मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करी फार्मा में, तो डिवीज है, न्यूलैंड लैब्स है, लॉरस लैब्स है, हिकाल है। बहुत सारे प्लेयर्स है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बट मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगा कि फार्मा स्टॉक्स बहुत लंपी होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बनाया, लॉन्च किया और सेल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें यूएस इंस्पेक्शन होता है, मॉलिक्यूल टेस्ट होता है। तो कई बार 2-2, 3-3 साल तक स्टॉक अच्छा नहीं करता, और 2 महीने में सब कवर कर देता है। जैसे मैंने न्यूलैंड लैब की चर्चा करी, न्यूलैंड लैब 3,000 रुपए का शेयर था, गिर के 1,000 रुपए आ गया था कोविड के बाद, और आप 1,000 से 15,000 रुपए। तो बहुत पेशेंस चाहिए। आप डिवीज लैब 3 साल 4 साल बीच में कुछ नहीं किया, 3,000 रुपए था, अभी सडनली। तो फार्मा पे क्या लंपी स्पेस है, और इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो रिसर्च करके करिए, और ये देख के करिए कि ये मॉलिक्यूल जो है कब कमर्शलाइज हो सकता है। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना मेरे कहने पे सिर्फ नाम मत लीजिए। ये वो शेयर है जिसमें मैं इन्वेस्ट हूँ। ठीक सर, नहीं अच्छी बात आपने बताई सर। सर एक जो अब हम चिंताएं जो है युद्ध को लेकर के रही, क्या आप ये मान के चलें कि वो अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं? और दूसरा कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से तेल उत्पादन को लेकर के समय समय पर
काफ़ी घोषणाएं होती रहती हैं। फिलहाल के लिए ओपेक ने डिसीजन लिया कि अभी वो फिलहाल उत्पादन नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें भारत के लिए किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट कर सकती हैं सर? ये जो बाहर की ताकतें हैं, चाहे वो वॉर हो, ऑयल प्राइसेस हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी वोलेटाइल होती हैं। बट इसके बावजूद रशिया-यूक्रेन वॉर 3 साल पहले चालू हुआ था। 1000 दिन हो चुके हैं। ईरान और इज़राइल को भी अभी 3 महीना हो गया है। इससे पहले हमास और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बीच में हमने देखा और भी जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन जो अभी सीरिया में इश्यूज हुए हैं। बांग्लादेश में हमारा नेबर है, वहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल है। 1 डेढ़ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में 60s और 70s ग्लोबलाइजेशन का दशक था। अभी शायद थोड़ा-सा डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सप्लाई चेन रेडी नहीं है। कि हर हर अमेरिका बात कर रहा है अमेरिका फर्स्ट की। वो वापस से ट्रेड एग्रीमेंट ट्रम्प साहब रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, जहाँ यूएस को फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ पे, क्योंकि हम नॉन अलाइन्ड है सर, हमें नियर टर्म में सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वॉर होएगा तो सब मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस अगर में फ्लक्चुएशन आएगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया को स्ट्रक्चरली एडवांटेज है, क्योंकि हम नॉन अलाइन्ड है, हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे बड़ा एक थ्रेट जो यूएस देखता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, वो चाइना और रशिया को देखता है, और उसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सेक्टर्स बताए, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, डिफेंस डिफेंस मुझे लगता है एक और सेक्टर है जहाँ इंडिया बहुत गेन करेगा बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल, क्योंकि हर कंट्री यूएस से वेपन्स नहीं ले सकती। अभी आज हम अर्मेनिया, वियतनाम, अफ्रीकन नेशंस में भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, और छोटे-छोटे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। हालाँकि इनसेंसिटिव हुआ ये कहना कि वॉर से इंडिया का फ़ायदा होगा, बट मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये इंडिया इससे गेन करेगा, इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक। मेरा अगला सवाल ट्रम्प को लेकर के था, ट्रम्प जी को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपने डिफेंस का जिक्र छेड़ दिया, तो पहले थोड़ा डिफेंस पे बात कर लेते हैं सर। बहुत लोगों का ये मानना है कि एक मतलब जो डेली हमारे पास एक्सपर्ट आते हैं कि नहीं, बहुत महंगे हो गए हैं डिफेंस शेयर, और उसके बाद करेक्शन भी ठीक ठाक हो गया। डिफेंस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारी, खासतौर से जो पीएसयू लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, फिर करेक्शन ठीक ठाक देखने को मिला, वो बीईएल हो, बीडीएल हो, एचएल हो, अभी भी ऑर्डर फ्लो बरकरार है। आज ही एचएल को जो है वो 12 सुखोई का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, और इस साल करीब 40,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर सिर्फ इस साल अब तक मिल चुका है। अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है। बीएल बीडीएल जैसी कंपनियों को काफ़ी जो है ऑर्डर लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूएशन यहाँ एक बड़ा कंसर्न है। डिफेंस कंपनियों को कैसे चुने, और भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? चुनते हुए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आसान पैसा तो बन गया डिफेंस में पिछले 1.5 साल में, और यहाँ से आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और आपको डिफेंस लाइन वाइज आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एचएएल है, उसकी 1 लाख करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक हो गई। 60% से ऊपर उसको मेंटेनेंस से रेवेन्यू मिला, जिसे हम मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, और उसको हाई मार्जिन बिजनेस है। तो एचएएल में विजिबिलिटी दिखती है, एग्जीक्यूशन है, और बहुत सारी जगह, चाहे वो लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो सुखोई हो, इंडिया को करीबन करीबन 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए अगर कल को हमारा टू वे वॉर होता है। हमारे पास अभी लगभग उसके 60% है, प्लस हमारा एजिंग फ्लीट है जिसे रिप्लेस करना है। तो एचएएल में ऑर्डर बुक अच्छी दिखती है। फिर एक कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, वो पिनाका रॉकेट्स बना रही है। पिनाका रॉकेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल वाला है। अभी हम 90 किलोमीटर का बनाते हैं, आगे हम 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। उसकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो सकती है, 20, 25, 30 हजार करोड़ की हो सकती है, डोमेस्टिक एज वेल एज आपका एक्सपोर्ट। तीसरा, डिफेंस टेक देखिए, कौन सी कंपनीज है जिनको पेटेंट्स मिल रहे हैं, कौन सी कंपनीज है जो फ्यूचर के हिसाब से करें। अब जैसे आप देखिए, कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी जो मल्टीपैक कर रहा है, उसके पास 20 से ऊपर पेटेंट है। वो नई नई जो कंपनी आर&डी में बहुत फोकस कर रही है, वो लॉन्ग समय में बहुत अच्छा करेगी। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला, ये ऑर्डर 1 साल में नहीं होता है। जैसे पिनाका रॉकेट है, ये 5-7 साल में रॉकेट डिलीवर हो। रफाल का जो प्रोग्राम है वो 6 साल का है, राइट? तो आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पे पेशेंट रहना पड़ेगा इन कंपनीज। सर, लंबी अवधि से मतलब हम जैसे अगर हम डिफेंस में मान लीजिए कोई व्यक्ति निवेश कर रहा है, तो उसका विजन कितना होना चाहिए? साल, 2 साल, 3 साल, या उससे भी ज़्यादा? किस आधार पर निवेश करते हुए क्या ध्यान रखें सर?
देखिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बोला 5 से 10 साल के होते हैं, तो आपका होराइज़न भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। बीच में हाँ, अगर आपको लगता है कोई शेयर बहुत ज़्यादा भाग गया है और अभी से 2030 की वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपका होराइज़न लंबा होना चाहिए, कम से कम 5 साल से ऊपर। 5-7 साल, ठीक है सर। दूसरा सर, थोड़ी जब चर्चा छिड़ी है तो पीएसयू पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। पीएसयू का दूसरा सेक्टर जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया वो है रेलवे। रेलवे में हमने देखा कि बहुत अच्छे पैसे बने और फिर रेलवे शेयरों की भी, जैसे पूरे पीएसयू में पिटाई हुई, रेलवे की भी काफ़ी पिटाई हुई। यहाँ पर भी सर हम देख रहे हैं कि अभी मेट्रो जिस तरीके से विस्तार हो रहा है मेट्रो का। दूसरा हम देख रहे हैं कि अब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, उस पर काम चल रहा है, नई नई ट्रेनों की बात हो रही है। ऐसे में भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चुनाव करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? जैसे अब जुपिटर वैगन जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, इसमें प्राइवेट पे फोकस रखें या फिर कुछ चुनिंदा जो अच्छी सरकारी कंपनियां हैं उन पर ही फोकस रहना चाहिए? रेलवे का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं सर? दो पॉकेट्स पे अच्छा पोटेंशियल है। एक रेलवे सुरक्षा जो है, तो क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, मिसहैप्स हुए हैं। तो हमारा जो रेलवे का जो सुरक्षा जो हम बोलते हैं कवच प्रोग्राम कवच। है, उसका कवरेज बहुत कम है। उसको अभी कम से कम बहुत एक्सपैंड करना है, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा कर सकती हैं। एक कंपनी हमें उसमें पसंद है, वो है एचबीएल पावर। वो कवच में भी है और वो स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती है जो डिफेंस और डेटा सेंटर में यूज होती है। सेकंड, जैसा आपने बोला कंपनीज जो वंदे भारत के कोचेस बना रही है, आपने जुपिटर वैगन्स की बात करी, हमें टीटागढ़ अच्छा लगता है, अच्छा करेक्शन आया है उसमें 30% से ऊपर का। अभी वो 80% गुड्स ट्रेन के वैगन्स बनाते हैं, 20% पैसेंजर मोबिलिटी में है। ये रेशियो 50-50 हो जाएगा 3-4 साल, लगभग लगभग 850 वंदे भारत ट्रेन आनी है, अभी सिर्फ 50 आई है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है। और एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है हमारा, जो अभी है वो थोड़ा हाई रेज है। ट्रैक जो आप देखेंगे, ये 150 किलोमीटर पर आवर कोई सपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपको आगे फास्ट ट्रेन्स करनी है, तो ट्रैक का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लेओवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 पॉकेट्स में आपको जो है, मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी दिखेगी। बट जैसा मैंने बोला, यहाँ भी आपको लंबी अवधि के लिए पैसा करना पड़ेगा। ये चीज़ें आज नहीं होंगी, कल नहीं होंगी, इसमें 5, 7, 10 साल लगेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू, पैसे वैसे भी जो है ये दर्शकों को भी समझना होगा कि पैसे एक दिन दो दिन में नहीं बनते हैं। हो सकता है अगर आप बहुत लकी रहे तो कुछ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई हो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जो है वो फिर लॉन्ग टर्म में ही होता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ठीक है, अब हमको भी कार्यक्रम करना होता है तो लोग जो है तुरंत पैसे वाली चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो हम लोगों को भी उस तरह के सवाल करने पड़ते हैं। रेलवे की बात हो गई सर, डिफेंस की बात हो गई, पीएसयू में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ज़रा बैंकों की बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी जो है परेशान किया है लोगों को पिछले 6-8 महीनों में। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी रिकवरी आती रहती है, लेकिन यहाँ पर ना तो वैल्यूएशन महंगे हैं, करेक्शन भी ठीक ठाक आ गया, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं और लोगों को बड़ा कंसर्न है क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे हैं। बैंकों में क्या अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो मिड कैप में ढूंढें या फिर जो हमारे दिग्गज हैं एसबीआई पीएनबी जैसे, वही अच्छे हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी? मैं प्रेफर करूंगा कि आप टियर 1 पीएसयू बैंक पे ज़्यादा फोकस करें। वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। पीएसयू बैंक में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी एक बड़ा एनपी आएगा और स्टॉक 30, 40, 50% जा सकता है नीचे, तो वो एक रिस्क हमेशा रहता है। एसबीआई अभी लगभग 1.1 की 2 की बुक पे है। सबसे बड़ा बैंक है, 50 लाख करोड़ से ऊपर की बैलेंस शीट है। उसकी जो योनो ऐप है बहुत अच्छा कर रही है, और ये सीआरआर कट का थोड़ा फायदा मिलेगा उनको। उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3-4 पैसा इम्प्रूव कर सकता है। उसके अलावा उनकी क्रेडिट कॉस्ट बहुत कंट्रोल में रही है। मार्केट शेयर बढ़ रहा है उनका। वो अकेला एक पीएसयू बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है। होम लोन में अब मार्केट लीडर हो गया है, 6 लाख करोड़ से ऊपर की होम लोन की बुक है उनकी। तो सारे मेट्रिक्स पे, जिसे हम कोर मेट्रिक्स बोलते हैं, अच्छा कर रहा है। और एक बैंक जो मुझे लगता है थोड़ा सा री रेट हो सकता है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। उनका जो फोकस था वो कासा पे, रिटेल पे बढ़ा है। जो उनके स्ट्रेस अकाउंट्स थे उसमें कमी आई है। और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के इम्प्रूव है। प्लस ट्रेजरी इनकम, क्योंकि बैंक जीसेक बहुत होल्ड करता है। 10 ईयर जीसेक, जैसे जैसे रेट कट होगा कम होगा, बैंक की ट्रेजरी इनकम बढ़ती है, तो वहाँ उनको नियर टर्म सपोर्ट मिल सकता है। तो हमारे हमारे रेडार में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक। तो दिग्गज बैंकों के साथ रहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मिड कैप में हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो तो आप लोगों को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो गुरमीत जी का मानना है कि अगर बैंकों में रहना है तो दिग्गज। सर,
पीएसयू के अलावा अगर हम प्राइवेट की बात करें तो क्या प्राइवेट ज़्यादा बेहतर विकल्प हैं इस समय, पीएसयू से अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उस तरह का करेक्शन नहीं मिला और ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके रडार पे हम देख रहे हैं कि वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ये ज़्यादा रहते हैं बजाय कि जो है पीएसयू बैंकों के। अब देखो जी, जो अच्छा करेगा वो बाजार उसको रिवॉर्ड करेगा। जैसे मैंने बोला, कोई रेपुटेशन नहीं है। एचडीएफसी बैंक ने 2 साल अच्छा नहीं किया तो बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं किया, जबकि लीडिंग बैंक था एक समय में। लोग उसको उसको बेंचमार्क मानते थे। आईसीआईसी ने बहुत अच्छा किया मिस्टर संदीप सब्रवाल के आने के बाद, तो मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया है। अभी एचडीएफसी बैंक ने फाइनली 1-2 क्वार्टर में दिखाया है कि अब मर्जर का जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही है, तो मार्केट ने, गिरती मार्केट में आज स्टॉक 20% ऊपर है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस है और रेपुटेशन, जैसे मैंने बोला, मैटर नहीं करती है इस बाजार में, जो कि अच्छी बात है। करनी भी नहीं चाहिए। तो हमारे, हम दोनों को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि प्राइवेट बेटर है पीएसयू बेटर है। हमें प्राइवेट में आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, वहाँ पे नए मिस्टर मनियन आए हैं कोटक से। उन्होंने कोटक को 20 साल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। फेडरल बैंक भी 1.1 1.2 बुक पे है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, ये बैंक हमें चार चार पांच बैंक अच्छे लगते हैं। ठीक सर। आ, एक क्षेत्र जो काफ़ी चर्चा में इस समय है और सरकार का भी फोकस बहुत ज़्यादा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। इसमें बहुत सारी नई नई कंपनियां भी अब लिस्ट भी हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में वारी एनर्जीज आई, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया और अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिन्यूएबल स्पेस को कैसे देख रहे हैं? सुजलॉन जैसी कंपनी जो कि बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई थी और वहाँ से उसने जिस तरीके से टर्न अराउंड किया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं और इस सेक्टर पे क्या आपकी नज़र है, आपकी कंपनी की नज़र है, और है तो वो कौन सी कंपनियां हैं जहां पे फोकस आपका इस समय बना हुआ है? तो एनर्जी ट्रांजिशन मेरे हिसाब से काफी बड़ी थीम है, शायद इस पूरे डेकेड की थीम है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, जो आपने नाम लिए, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए। ये वैसे ही है जब आप डिफेंस स्टॉक्स को पीक पे चेस करते हैं। मुझे लगता है एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो ट्रांसमिशन हो गया एनर्जी का, क्योंकि आप सोलर एनर्जी बना रहे हैं, आप विंड एनर्जी है, इनको तो अगर आप नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान देखें तो उसमें ट्रांसमिशन का जो एक्सपेंडिचर है वो 8 लाख करोड़ बनता है, $100 बिलियन के ऊपर है। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मर कंपनी है, ट्रांसमिशन लाइंस में जो कंपनी है जो ग्रिड बनाएंगी, इंसुलेटर्स, वायर्स, केबल्स, यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ये ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पे ध्यान थोड़ा कम है। तो पावर ग्रिड है, या और भी कंपनीज हैं ट्रांसमिशन में, केबल्स एंड वायर्स में कंपनी है, केईआई इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और लंबी अपॉर्चुनिटी। तो पावर ग्रिड, पॉलीकैब जैसी कंपनियां जो हैं उनको उन पर नज़र रखनी है, जो कि ट्रांसमिशन का मानना ये है गुरमीत जी का कि वो बेहतर प्रदर्शन जो है कर सकते हैं जो लोग इस कारोबार के अंदर हैं। एक सर, ट्रंप साहब के आने के बाद क्या कुछ आप परिवर्तन देख रहे हैं भारतीय कंपनियों के लिहाज से, और ख़ासतौर से आईटी का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी रिकवरी रही है आईटी के अंदर, लेकिन अभी भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है आईटी का? मैं आईटी में सारी कंपनीज मानता हूँ। मैं आईटी, खाली आईटी सर्विसेज नहीं देखता, मैं डिजिटल कंपनीज देखता हूँ, ई कॉमर्स कंपनीज देखता हूँ। तो मुझे लगता है अच्छा भविष्य है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमें, अगर यूएस में टैक्स कट हुआ तो उसका आईटी बजट पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए स्टॉक्स एंटिसिपेशन में ऊपर जा रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया है। लार्ज कैप आईटी 30-40 के पी पे है, मिड कैप जो अच्छे स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट है या बाकी है, वो सब 60-50, 60-70 के पी पे है। वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है ज्यादा। तो बट आईटी ओवरऑल अच्छा करेगा, क्योंकि करेंसी का भी टेलविंड है। रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, यूएस टैक्स कट कर रहा है, तो यूएस कंपनीज अच्छा करेंगी तो आईटी पे ज्यादा स्पेंड करेंगी। मुझे डिजिटल कंपनीज अच्छी लगती हैं, जैसे जोमेटो है। ई कॉमर्स, अभी इंडिया में क्विक कॉमर्स एस्टैब्लिश हुआ। अभी मुश्किल से हम 2000-3000 करोड़ कर रहे हैं महीने का क्विक कॉमर्स में, ब्लिंकिट जैसे। ये नंबर कई मात्रा में बढ़ सकता है, तो इसमें और प्लेयर्स भी आगे डोमिनेट हो सकते हैं। सिमिलरली मार्केट प्लेस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं पूरे डिजिटल पोर्टफोलियो को लेके काफी जो है कंस्ट्रक्टिव हूँ। ठीक है सर। एक सर, समय अब मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो है आपकी व्यस्तता है और समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा मेटल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। मेटल में हमने देखा कि चाइना से जिस तरीके से उम्मीद थी कि वहाँ पे अब फिर से एक्सपेंशन हो रहा था, बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस हुए गए और बीच में एक रिकवरी आई, लेकिन मेटल मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। कारण क्या मान रहे हैं आप? सेल, टाटा स्टील जैसी कंपनियां जो हैं उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं,
भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो जी, मेटल एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। अब आपको टैक्टिकल कॉल लेना पड़ेगा। बाकी जगह मैंने आपको लॉन्ग टर्म होने के लिए बोला है। बहुत सिक्लिकल है। अगर आप टाटा स्टील 2009 में लेते तो 2019 तक उसका रिटर्न जीरो था। लेकिन अगर आपने कोविड में लिया होता और 2 साल रखा होता तो शायद 5-10x बना लिया होता। तो आपको जब लेना है जब ये खराब दौर से जा रहा है, जब सब नेगेटिव है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ता है मेटल्स के लिए। तो अगर चाइना रिवाइव करेगा, इन्फ्लेशन है, तो कमोडिटी उसका नेचुरल हेज है। तो आप टैक्टिकल पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसे अब कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इसमें मुझे लगता है एक अच्छा प्ले आ सकता है। उसमें चाइना वाला स्टिमुलस भी है, ईवी वाला प्ले भी है, इन्फ्लेशन वाला प्ले भी है। स्टील को लेके अभी भी मैं कंसर्न हूँ, क्योंकि चाइना अभी भी डंपिंग कर रहा है और हमें शायद और ड्यूटी लगानी पड़ेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूरोप भी स्लो है। यूरोप में ऑटो मेकर्स ने वार्निंग की है। तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, बट ये एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन प्ले हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट स्टेबलाइज करेगा, यूएस भी देखिए, आप 70% हो गया है वर्ल्ड मार्केट कैप का। ये सस्टेनेबल नहीं है। आपका जीडीपी वर्ल्ड का 25% है, आपका मार्केट कैप 70% नहीं रह सकता ज्यादा समय तक। तो जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होएगा, मेटल एक अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है, बट आपको उसमें टैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको एंट्री एग्जिट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ इस चीज में, इसलिए इसको अवॉइड कर रहा चलिए, अच्छी बात है सर। सर, आपकी मतलब बातें सुनने का अभी मतलब मन तो भरा नहीं है, लेकिन मुझे बार बार कहा जा रहा है कि समय पूरा हो गया है। लेकिन चलते चलते सर, चूँकि हमने इसका जो थंब दिया था और जो हमने थीम रखी थी वो बजट के इर्द गिर्द थी। अक्सर हम देखते हैं, हालांकि आपका नज़रिया हमेशा और बात भी सही है कि लंबी अवधि का ही रखना चाहिए। चलते चलते अगर आप ये बताना चाहें कि अगर बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ खरीदारी करनी चाहते हैं बहुत सारे लोग, और हम देखते हैं कि एक बाइंग देखने को मिलती है हर बजट के पहले, कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए? क्या वो फर्टिलाइज़र पैक होगा, क्या वो रेलवे होगा, क्या वो डिफेंस होगा, या फिर आपकी नज़र में आप कहाँ पे इस समय लोगों को निवेश करने की सलाह देंगे? जी, मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने बोला, एक कंज़म्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। आप देखिए, इंडिया में 60,000 करोड़ अभी एयरपोर्ट के लिए एलोकेट होगा, और एयरपोर्ट शहरों से बाहर बने, तो एयरपोर्ट एक शॉपिंग की भी जगह बन गए हैं। तो अगर आप एयर ट्रैवल एज़ अ प्ले करेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ अच्छे पैसे बनेंगे। उसमें आप एविएशन देख सकते हैं, होटल स्टॉक्स देख सकते हैं, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में, एयरपोर्ट मेंटेनेंस में जो प्लेयर्स हैं उनको देख सकते हैं। 45 लाख वेडिंग थी, अभी भी उसमें से 20 लाख की हुई है, 25-26 लाख वेडिंग्स और होनी है। तो ये जो पूरा ट्रैवल एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी। दूसरा मुझे लगता है एनवायरनमेंट रिसाइकलिंग, जिसे हम कहते हैं। अपने आसपास अपने प्लास्टिक्स, हवा, पानी सब खराब कर दिया, और ग्रोथ का कोई मायने नहीं है अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज होंगे, उसकी कॉस्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन देगी। तो जो वाटर ट्रीटमेंट में कंपनीज हैं, जैसे क्रिएटेक वाबाग है या आयन एक्सचेंज है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में कंपनीज हैं, गणेशा इकोस्फेयर है हमारे पोर्टफोलियो में, लेड है, एयर प्योरिफिकेशन है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी थीम है। जो भी कंपनी हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करेगी, इन्वायरमेंट इश्यूज को सॉल्व करेगी, वो सबसे बड़ी मल्टीबैगर होगी मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल। ठीक सर। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। और उम्मीद थैंक करते हैं कि आगे भी आप अपनी व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा थोड़ा समय हमारे दर्शकों के लिए निकालते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो यू आज सो की मच। थैंक यू सर। तो आज की इस चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य हमें बताएं। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ और बताएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए बाज़ार पे। तो लगातार मनी 9 के साथ बनी रहिए, और अगर किसी स्पेसिफिक शेयर पे आपका कोई सवाल है जो कि या फिर क्या बाज़ार की रणनीति आप डेली बेसिस पे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हर रोज़ दोपहर 1 से 2 हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।